हेलो। जय श्री कृष्ण आप सभी को। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे आप, ताकि मैं अपने आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट कर सकूं। थोड़ा सा जल्दी से एक बार मुझे सिर्फ अपना हाय या हेलो कुछ भी लिख के भेज दें। चले। तो आई होप कि आपको आवाज़, सभी पर्सन्स को मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। तो मैं अब अपने सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की इस क्लास का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और जो टाइटल है वो भी टाइटल आपने इसका देख ही लिया होगा कि आज हम हमारी इस ICSI के JIGL जनरल लॉ के पेपर में से एक टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी, जैसा कि लास्ट हमने लिमिटेशन एक्ट में ट्राई करी थी, ठीक है ना, कि हम 30 to 40 मिनट्स इस टॉपिक का एक ब्रीफ ले लें, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या चाह रहा है हम वो देख लें। और उसके बाद में हम
नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स में प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस, उनको किस तरीके से, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से प्रोविजंस उनके ऊपर लगने वाले हैं, उन सबको आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक पॉइंट जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने लास्ट क्लास ली, तो मैंने आपको बताया भी था और आपने उस लेक्चर को देखा भी होगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियो था जो लाइव सेशन में था। उससे पहले मुझे ऐसा फील था कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाऊं, और इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस भी लिए थे वो 3 टॉपिक्स के लिए थे। लेकिन व्हाट आई फील कि एक बार उसका जो ब्रीफ है टॉपिक का, इसीलिए हमारे को लास्ट लेक्चर में 2 आवर्स लग चुके थे, जिसमें अप्रोक्स 1 आवर या 1 आवर 20 मिनट्स हमने सिर्फ लिमिटेशन एक्ट को बहुत स्पीड से पढ़ा था। आज भी मैं उसी मॉडल पर अपना आरटीआई एक्ट कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जिस वक्त ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आप एटलीस्ट वो 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है जो आपका इस अटेम्प्ट में आने वाला है दिसंबर के, तय है। एक क्वेश्चन आएगा, ये भी तय है, मेरी बात को सुन लेना, ये भी तय है वो क्वेश्चन भी उसी में से होगा जो अभी अपन इस 1 से 2 घंटे में, या जो भी जितना भी समय हमको लगने वाला है, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये भी तय है, ठीक है ना। अब शब्द कैसे होंगे, उनको किस तरीके से, उसका आंसर किस तरीके से होगा, ये बात की बात है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो सुनना, टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया है, इट इज आरटीआई, आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। केवल 5 मिनट मुझे सुन लीजिए। वो पीडीएफ नहीं मिला है मधुप्रिया, आपका कहना है, इसका मतलब आप हमारे सीएससी के ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं। सीएससी के ग्रुप के अंदर वी हैव शेयर्ड द क्वेश्चंस एंड ऑल, और अगर नहीं है तो आप एक बार प्लीज उस ग्रुप में जुड़ लें, जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे किसी न किसी में दे रखा होगा, क्योंकि मेरे पास में इंडिविजुअली, और या मुझे पता भी नहीं है कि इसमें भी कोई ऐसी स्टाइल होती है या कुछ ऐसा होता है जिसके थ्रू मैं आपको इसमें भी भेज सकता हूँ क्या, गूगल के थ्रू भी। आई थिंक इसमें भी कोई जी ड्राइव होता होगा, है ना। तो मैं एक काम करूंगा, जी ड्राइव का लिंक जो है ना, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर 100% आपको इस क्लास होते ही आप तक वो क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। एनीवे, मैं अब यहां पर आता हूं। आरटीआई एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके लालच से मत पढ़ना आईसीएसआई के। अगले 30 to 40 मिनट्स सिर्फ नॉलेज ले लो। नॉलेज इन सेंस का मतलब मैं आपको एकदम इन डेप्थ नहीं पढ़ाने वाला। आरटीआई एक्ट को तकरीबन 4 आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने में, और मेरे पास में 35 to 40 मिनट्स है जिसमें मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। तो डोंट इवन ट्राई टू एक्सपेक्ट कि हमने वो पूरा चीजें पढ़नी है, लेकिन हाँ, हम एक अच्छा सा एक डिस्कशन जरूर करेंगे। तो सुनना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं सीधा आता हूं आरटीआई एक्ट के ऊपर, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। पता है आपको, हम एक लाइन बोलते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉल्व, हम भारत के लोग सर्वसम्मति से इकट्ठे होकर ये प्रस्ताव पारित करते हैं। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी ये देश हमारा है, आपका है, मेरा है। इस देश के अंदर अप्रोक्स 140 करोड़ पर्सन्स हम लोगों ने बनाया है किसे, इस देश को, दैट इज इंडिया। और ये देश के अंदर एक वर्ड जो अभी मैं आपको बता रहा था, दैट वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि इस देश के अंदर जो शासन करेगा, जो गवर्नमेंट बनेगी, उसे आप और हम इलेक्ट करके भेजेंगे। अभी रिसेंटली आपको भी पता होगा हरियाणा के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। अभी आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अब जमहूरियत आ चुकी है, वहां पर भी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हरियाणा के अंदर कल ही लास्ट डे ही वहां के मुख्यमंत्री ने वहां पर अपनी ओथ ली है, अपनी शपथ ली है। तो वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी शुड प्राउड फॉर दिस। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है पता है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। यानी आप जो वहां पर हो, है ना, वो आपका मतलब मेरा यहां पर सरकार से है, आपका मतलब मेरा यहां पर गवर्नमेंट से है। तो सुनना,
इस गवर्नमेंट को चुनकर कौन भेजता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ऑफ कोर्स ये बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या फिर हम ये कह सकते हैं हम सिटीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों को चुनकर भेजते हैं। इज इट क्लियर? इन सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको अपन गवर्नमेंट अथॉरिटी कहते हैं। एक्ट आपने पढ़ रखा है, मेरे को पता है, दैट इज पब्लिक अथॉरिटी। और इस पब्लिक अथॉरिटी के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन रख सकें, दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन। आज मैं भारत का नागरिक होने के नाते इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर जाकर मैं ये कहता हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डिपार्टमेंट मुझे मना नहीं कर सकता है। वी आर इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। देश के नागरिक होने के नाते दिस इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट शैल हैव द ट्रांसपेरेंसी। तो मैं अब इस टॉपिक के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी। सरकार के अंदर क्या काम चल रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार के अंदर क्या क्या पॉलिसीज बन रही है, क्या क्या डिसीजंस हो रहे हैं, टेंडर्स कैसे आ रहे हैं, उन सब पर मेरा एक्सेस होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, टू रिड्यूस द करप्शंस। अरे आपको पता है पहले क्या होता था? मेरी सरकार है, मैं इस प्रशासन हूं, मैं ही गवर्नमेंट हूं। अगर कोई टेंडर निकलता था तो मेरे ही किसी रिलेटिव का टेंडर ओपन हो जाता था, या उन लोगों का टेंडर ओपन होता था जो अंदर अंदर से गवर्नमेंट के साथ में, दैट्स इट, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये इतिहास रह चुका है भारत का। और तभी जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ, तभी तो कोलगेट स्कैम हुआ, तभी तो नंबर्स ऑफ बोफोर्स स्कैम हुआ, न जाने कितने स्कैम आपने और हमने पिछले कम से कम 20 सालों का आप इतिहास उठा के देखोगे ना, तो आए दिन स्कैम, आए दिन स्कैम। पता है क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और लोग कुछ भी काम करते थे वो तो कहते थे हम सरकार है, हमको कौन पूछने वाला है। राजा और महाराजा का समय गया। 2005 के अंदर भारत में आरटीआई एक्ट पास हुआ, और इसके पीछे भी आई थिंक कि आपको पता होगा, अन्ना हजारे जी वो भी थे। इसके पीछे अरुणा जी, एक बहुत बड़ी जो क्रांति जो अन्ना हजारे के साथ में जुड़ी हुई थी, वो भी थी। और कहीं ना कहीं उस वक्त जितने भी जो सोशल जो पर्सन्स थे ना, उन लोगों ने महाराष्ट्र में अनशन भी किया था इस एक्ट को लेकर कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी में चाहिए कि हम इस गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकें। और अगर इस आम जन को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का राइट मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है, करप्शन रिड्यूस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन खत्म हो जाएगा, बट मैं ये तो कह सकता हूं ना कि करप्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इस एक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पहले ऑब्जेक्ट में मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी, दैट इज पारदर्शिता। सरकार के अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, मैंने आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्ट बताया, देश के अंदर करप्शन खत्म हो, करप्शन को जीरो करना है, कोशिश ये है, लेकिन पूरा करप्शन खत्म हो ना हो, एटलीस्ट आरटीआई एक ऐसी सिचुएशन लेके आएगा कि करप्शन कम होगा। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट? आज पता है क्या हो रहा है, मैं सरकार का पर्सन हूं, और अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरी उस काम के ऊपर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो ऑफकोर्स ही बात है मैं उस काम को बड़ा अकाउंटेबल होके करूंगा, क्योंकि मुझे हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी इंफॉर्मेशन ना ले ली जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो दिस विल गिव द बेटर अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये इसके ऑब्जेक्ट थे जिसको अभी मैंने बताया। आई होप तुम समझ चुके होगे। अब सुनना, कल एक बहुत अच्छा सवाल, कल मतलब जो लास्ट लेक्चर हमारा लाइव लेक्चर था, उसमें एक क्वेश्चन डिकोड हुआ था, और वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लिमिटेशन एक्ट। कुछ याद आ रहा है? ये हुआ था डिकोड। क्या आपने लेबर लॉ पढ़ना स्टार्ट कर लिया है क्या? लेबर लॉ, आपको पता है लेबर लॉ में भी आपने फील किया होगा कि लगभग सभी एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ रहा है। इस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अब मैं आ रहा हूं।
क्योंकि मेरे को यहाँ इस पूरे सेशन को एकेडमिक सेशन नहीं बनाना है, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन बनाना है। तो अभी मैं लास्ट 7-8 मिनट में भावना में खो गया था और फिर मैं उसको एकेडमिक सेशन बना दिया था। तो मैं वापस इसमें आता हूं अपने एग्जाम ओरिएंटेशन पर और मैं आपको बताता हूं अब एक और कनेक्शन सीखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आरटीआई का कनेक्शन। एक सवाल आया, क्या आपका राइट टू इंफॉर्मेशन जो राइट देता है आपको और मुझे, दैट इज किसको, सिटीजन को, इसका और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या लिंक है? तो एक बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट केस है आरपी लिमिटेड। आरपी लिमिटेड, आपको पता है ना ये आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आरपी लिमिटेड, मैं भी आपको इसको जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी रिलायंस से रिलेटेड कंपनी थी। इस कंपनी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या फैसला सुनाया, क्या जजमेंट दिया? कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, इट इंक्लूड्स आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात खत्म। यानी आपका राइट टू इंफॉर्मेशन का जो राइट है ना, इज इक्वलेंट टू द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल नंबर 21, राइट टू नो। आपने अगर संविधान पढ़ा हो, इफ यू हैव कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई होप अगर आपने पढ़ रखा हो तो पता है, आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 21 दो चीजें देता है, लाइफ और लिबर्टी। लाइफ और लिबर्टी देता है। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? आजादी। और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लेना विल बी कंसिडर इन लिबर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू नो माना था। राइट टू नो इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। प्लस अगर आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो, सॉरी, अगर आप पूरा मैं ये कहूंगा कि आरटीआई एक्ट पढ़ोगे, तो आरटीआई एक्ट ने खुद ने भी आर्टिकल नंबर 19(1)(a राइट टू स्पीच में राइट टू इंफॉर्मेशन दे रखा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चैट बॉक्स पर आऊंगा, मुझे बता सकते हो आप बोल कब पाओगे? व्हेन यू कैन स्पीक। मैं बोल के कब पा रहा हूं? ये मत बोलना मुंह से बोल पाएंगे एंड ऑल। बोल कब पाओगे? कैन यू प्लीज टेल मी? मेरे को थोड़ा सा प्रोफेशनल जवाब देना। आप कब अपनी बात को रख पाओगे? आप कब एक्सप्रेस कर पाओगे? आप कब अपनी बात को बोल पाओगे, स्पीच दे पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे? क्या मुझे इसका जवाब देंगे? हाँ जी। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट मैं जानना चाहता हूं आप सो तो नहीं गए हो, हालांकि अभी सोने का टाइम हुआ नहीं है। बिल्कुल। नाम है इन्वेस्टमेंट एज। ओहो मेरे भाई, सुनो, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जब नॉलेज होगा, जब आपके पास में ज्ञान होगा, तभी आप बोल पाओगे। आज कोई भी पर्सन आके अगर 1 घंटे तक बोल रहा है ना, तो उस 1 घंटे बोलने के पीछे उसने उसको नॉलेज कितना लिया होगा, ये उसका एक व्यक्तिगत मामला है। तो नॉलेज बिना आप बोल नहीं पाओगे। तो अब मेरी बात सुनना, आपको राइट टू स्पीच तब होगा या बोल तब पाओगे जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या मेरी बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि मैं ये एकदम फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम लॉजिक पर आ रहा हूं। इफ यू विल 100% बी इन्फॉर्म्ड, अगर आपके पास सूचना एकदम बराबर होगी, तभी तो आप एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी तो आप बोल पाओगे। तो राइट टू स्पीच के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन होना कंपल्सरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? दैट इज वाई वी कैन से कि आर्टिकल नंबर 19(1)(a भी ये कहता है कि कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 19(1)(a से भी आता है।
तो आप अगर इसका मायना अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका यह मतलब है यू आर नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैं बताता हूं क्या। एक मैं कहता हूं, सुनना, कि तुम्हारे पास में राइट टू इंफॉर्मेशन में राइट है। एक मैं कहता हूं एज पर 19(1)(a कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। भाई साहब स्वैग है इसका, स्वैग। कहने का मतलब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट मींस अगर आपको ये राइट नहीं मिला ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। यू कैन फाइल द रिट एज वेल बिकॉज इट विल बी कंसिडर फंडामेंटल राइट। और अगर नॉर्मल राइट है तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब नहीं है मेरे से, मेरा यह मतलब है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता अगर वो केवल राइट होता तो। क्या आप तैयार हो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए जो हम उस आईपैड से पढ़ने वाले हैं, और वो क्वेश्चन भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के बीच में क्या कनेक्शन है? इज इट क्लियर? मेरे को तो नंबर्स बता दो, जितने भी पर्सन अभी मेरे को सुन रहे हैं। कैन यू प्लीज टेल मी विच टू आर्टिकल्स आर टोटली कनेक्टेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी विद द राइट टू इंफॉर्मेशन? कैन यू प्लीज टेल मी? ये दो आर्टिकल्स मुझे चाहिए उस आंसर के अंदर, अगर इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछता है तो। कैन यू प्लीज टेल मी विच टू आर्टिकल्स? आरपी प्रजापत का भी केस है इसमें, मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल नंबर 19(1)(a राइट टू स्पीच इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लिव लाइफ इंक्लूड्स राइट टू नो। दैट्स इट। चलो खत्म करो इस कहानी को। तो इसका मतलब हमें क्या दो बेस समझ में आ गया? बिल्कुल परफेक्टली रिप्लाइड, सभी ने दे दिया है, लगभग सभी ने, मतलब काफी लोगों ने दे दिया है। तो मेरी बात सुनना, इस टॉपिक का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या आप पार्ट? यह संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या तो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट पूछता है और या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पूछता है। मुझे ये अब श्योर है कि तुम इन दोनों का ही रिप्लाई अब लिख लोगे जैसे तैसे। डन। सेकंड पार्ट आपको पता होगा, चलो मैं इसको भी एक इमेजिनेटरी मोड पर बताता हूं। सिटीजन ऑफ इंडिया shall have right to information। क्या आप इस बात से अग्री कर रहे हैं? All citizen shall have right to information। Is it clear? अब यहां पर एक सवाल आता है। फर्स्ट, what is the mean of information? Second, what is the mean of right? Right किसे कहते हैं? अरे मैंने कह दिया कि आई एम हैविंग राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ राइट, और थर्ड पॉइंट पता है क्या है? फ्रॉम whom यू कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा। मैं ये क्लास कोई ओरिजिनल क्लास नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। तो आपको पता होगा थर्ड पॉइंट, पब्लिक अथॉरिटी। हम इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से। तो इस टॉपिक की ये 3 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? सेकंड, राइट क्या है आपके, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। और थर्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो क्या आपको पता है ना इन तीनों की डेफिनेशंस क्या है? क्या मैं इन तीनों को स्किप कर सकता हूं? व्हाट इज द मीन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट इज द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ राइट? हेलो, क्या मुझे जवाब देंगे? इन तीनों की डेफिनेशंस को क्या मैं स्किप कर सकता हूं? चले, चलो ठीक है। तो देखना, ये जो तीनों डेफिनेशन है, कौन सी, मेरी बात सुन लेना। कोई मेरे जैसा स्टूडेंट बैठा हो यहां पे सुन रहा हो कि अभी ये तीनों डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है,
मैं एकदम जल्दी से बता दूं, राइट टू इंफॉर्मेशन में आपके पास 4 राइट्स हैं। डू यू नो? 4 राइट्स। नंबर 1, राइट टू रिसीव कॉपी, कॉपी लेने का राइट। राइट टू इंस्पेक्ट वर्क, काम को इंस्पेक्ट करने का राइट। राइट टू रिसीव सैंपल, सैंपल लेने का राइट। और राइट टू हैव ई रिकॉर्ड, यानी ई मोड पे भी आप रिकॉर्ड ले सकते हो, ई मोड के अंदर भी। ये 4 राइट्स आपके पास हैं। मैं एक बार इसको बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या पता यहां पर कोई पर्सन ऐसा हो जिसको ये बेसिक इस तरीके से नहीं पता हो। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब समझना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल, इस इंसान को यहां पे हटाना पड़ेगा। सपोज ये एक पब्लिक अथॉरिटी है, ये यहां पर हमारे ऑफिसर बैठे हैं और विकास जा रहा है इनके पास इंफॉर्मेशन लेने। विकास लॉ का स्टूडेंट है, मुझे पता है मेरे पास में क्या राइट है। सर, मुझे इन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना है। यस, ये मेरा राइट है। सर, मुझे इनकी कॉपी चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए। विकास को पता है ये इसका राइट है। थर्ड, सर, ये आप एक ब्रिज जो बनवा रहे हैं, इसमें जो आप सीमेंट यूज कर रहे हैं ना, मुझे इससे प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ है। मुझे इस सीमेंट के सैंपल को लेना है। क्या आपको पता है राइट टू हैव सैंपल भी आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एंड लास्ट, राइट टू हैव ई रिकॉर्ड्स। अरे भैया, मैं गया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास में, क्लर्क भाई साहब जी बैठे थे, ऑफिसर बैठे थे। मैंने कहा सर, आई नीड द इंफॉर्मेशन। पता है मुझे क्या बोल रहा है? अरे सरप्राइज, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पेन ड्राइव के अंदर है, अब हम कैसे दें? आपके तो राइट के अंदर है ना कॉपी लेना, कॉपी कैसे लोगे? ये ले लो कॉपी। आपके दिमाग में पेन ड्राइव डाल दो? जी नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन में फोर्थ राइट क्या है? राइट टू हैव इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। पता है मैंने ऐसा क्या देखा है? इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसा हो रखा है, स्टूडेंट पूरा ज्ञान लिख के आ जाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। और फिर जब एग्जाम हॉल से बाहर आता है ना, तो कहता है अरे वाह, पेपर शानदार हुआ, आरटीआई का कितना मस्त आंसर लिखा। अरे भाई, इंस्टीट्यूट ने आरटीआई में पूछा है राइट्स किसे कहते हैं, डिफाइन आरटीआई। राइट टू इंफॉर्मेशन में व्हाट इज द मीन ऑफ राइट? 4 राइट्स यू आर हैविंग, कैन यू प्लीज टेल मी वन बाय वन? पहला राइट क्या है आपका? थोड़ा सा टाइप स्पीड बढ़ा लो, आप अटेंटिव रहो। पहला राइट आपके पास में क्या है? राइट टू हैव कॉपी, राइट टू हैव इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द वर्क। आप वर्क को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप उसको कह सकते हो कि चल मेरे साथ में, मेरे को ब्रिज बता कैसे बना रहा है, अच्छा ये पिलर ऐसे लिया है, अच्छा ये चीज ऐसे की है, ये चीज। आप उस वर्क का इंस्पेक्शन कर सकते हो। आप उस वर्क के इंस्पेक्शन के साथ वहां पर सैंपल ले सकते हो। ये आपके राइट्स हैं, अपने अधिकारों को जानो। इज इट क्लियर? तो इंस्टीट्यूट का फेवरेबल क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, छोड़े। इंफॉर्मेशन ले किससे सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से। कल को अगर आप सीएससी के अंदर आ जाओगे, है ना, और सीएससी के अंदर आप कहोगे कि सर बताना तो आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप नोट्स कैसे बनाते हो, आप ये कैसे कर रहे हो, आप ये कैसे, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपकी क्या क्या सिचुएशन है, क्या मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा? क्या आप पेपर लेके आओगे? एक बार मेरे साथ हो चुका है, पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था, ये भी मेरे साथ हो चुका है। एक स्टूडेंट राइट टू इंफॉर्मेशन की चिट्ठी लिखकर मेरे ड्रॉर पर रख के भाग गया था। तब सीसीटीवी तो होते नहीं थे, फिर बाद में मुझे पता पड़ गया था वो बदमाश कौन था। बट वो बाकायदा उसने पूरी इंफॉर्मेशन मांगी थी, हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? बट चलो, वो लाइटर नोट था, ऐसे मजाक थी। बट मेरी बात सुनना, सीएससी से मत ले लेना इंफॉर्मेशन। वी आर नॉट द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी कौन सा है? अब मैं जल्दी से बताऊं, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसी कोई भी बॉडी जिसको संविधान ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, या जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, या कोई भी बॉडी और इंडिविजुअल जिसे कंट्रोल गवर्नमेंट कर रहा है,
ऐसा कोई भी एनजीओ जिस पे फंड गवर्नमेंट कर रही है, यह पूरी डेफिनेशन पब्लिक अथॉरिटी की है। मेरी इस बात को सुन लेना, इस डेफिनेशन को पढ़ जरूर लेना। चलो, तो अब मैं इस पॉइंट को भी यहां से हटाना चाहूंगा और मैं अब आपको बताना चाहूंगा हमने क्या क्या पढ़ा। एक्ट कब आया था? 2005 में। डन। फिर हमने पढ़े ऑब्जेक्ट्स। डन, जैसे तैसे, अब इतने ही होंगे। फिर हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आरटीआई का कनेक्शन। फिर हमने पढ़ी कुछ डेफिनेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी पढ़ लेना, ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ आरटीआई पढ़ लेना। मैंने अपना कोई जहां पर जितना हो सकता था आई डिड। व्हाट इज द मीन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अगेन डिफाइंड। इंफॉर्मेशन की जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना एकदम तसल्ली से, यू विल बी नोइंग इंफॉर्मेशन में सैंपल भी इंक्लूड है, इंस्पेक्शन भी इंक्लूड है। एनीवे, इज इट क्लियर? क्या हम अब नेक्स्ट 3 सेक्शन और ले लूं मैं यहां पर? 3, 4, 5। पता है सेक्शन 3 क्या कह रहा है? ऑल सिटीजन शेल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑल सिटीजन शेल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन विच मीन्स व्हाट? भारत में सभी नागरिकों के पास में, सभी पर्संस के पास में राइट टू इंफॉर्मेशन होगा। ऑल सिटीजन शेल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? बात खत्म करें। सेक्शन 4। अब मुझे बताओ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जिसका जवाब मुझे पता है आप दे दोगे। आप इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हो? कैन यू प्लीज टेल मी? आप इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हो? इंफॉर्मेशन केवल किससे ली जा सकती है? फ्रॉम whom यू कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन? ओनली पब्लिक अथॉरिटी। शिव, पीआईओ पर्सन है, लेकिन वी कैन टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम whom? पब्लिक अथॉरिटी। इज इट क्लियर? तो सेक्शन नंबर 4 पता है क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 तो क्या कहता है? ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। सेक्शन 4 क्या कहता है? सुनना, बहुत आराम से सुनना। सपोज मैं पब्लिक अथॉरिटी हूं, ये बैठा मैं, आओ तो मेरे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ जाओ। ओहो, ये तो बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन है, ये तो घनश्याम जी काम करते थे, शर्मा जी ने, उसके बाद तो शर्मा जी आ गए, शर्मा जी ने भी छोड़ दिया। ये इन्फॉर्मेशन कुछ 5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या मेरे पास? ये ढूंढनी पड़ेगी साहब, मैं नहीं था उस वक्त जॉब में। एक्सक्यूजेस सुने आपने? अब जाना तो सही मैं ये सभी पब्लिक अथॉरिटी का नहीं कह रहा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत अच्छे लोग हैं वहां, अच्छे काम भी कर रहे हैं। मेरे खुद के फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और मैं जानता हूं कि वो किस तरीके से काम करते थे जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते। मुझे पता है वो अपना फुल ऑन दे रहे हैं। तो आप इस बात को समझ जाना, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा तबका होता था जिसका काम होता था सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाना। ऐसा लॉ को पता था, तो लॉ ने क्या कहा पता है? बैठो इधर। ऑल पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया ड्यूली कैटलॉग्ड एंड ड्यूली इंडेक्स्ड सारे डॉक्यूमेंट्स रखेगी, रखना पड़ेगा। दैट्स इट। और पता है, ऐसी तरीके से सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1A में प्रोविजन डाल दिया और एक वर्ड ले लिया, शेल। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, छोड़ो। 4(1)B में पता है क्या कहा? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B में पता है क्या कहा? विद इन 120 डेज में। विद इन हाउ मच डेज? क्या आपको पता है कितने दिन में? 120 डेज में ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी मैं आपको बुक से बताने वाला हूं, इन सब को पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना है। सभी को पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करना है, और इस पर भी क्या लगा दिया? शेल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? शेल लगा दिया कि आपको 120 डेज। ये मैंने तो इतना सही, देखो ऐसा ऐसा कर लिया। ये इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है कि इसमें से कोई भी 5-6 इंफॉर्मेशन बता दो कि जो आपको लास्ट अटेम्प्ट में 8 इंफॉर्मेशन आई थी इसमें से,
कि जिसको तुमको डिस्क्लोज करना 120 डेज के अंदर तुम्हारा ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी का। 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस एक्ट। सोचो ये एक्ट 2005 में पास हो चुका है, अभी 120 दिन हो चुके हैं, और दिस इज द ड्यूटी ऑफ विच अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? पब्लिक अथॉरिटी। अब जो शिव भाई आपने जो रिप्लाई दिया था मैं उस पर आता हूं। वी कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी पर दो ऑब्लिगेशन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1A में, कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ड्यूली कैटलॉग रखेंगे और ड्यूली इंडेक्स रखेंगे और संभाल के रखेंगे। ये एक्सक्यूज मत देना कि ये इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है। अरे भैया, आपकी जो बुक है, ये देखो जो भी बुक है, इस बुक के अंदर इंडेक्स बनी हुई है नहीं बनी हुई है? इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स होना चाहिए ताकि आप उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सको। प्लस सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B क्या कह रहा है? 120 डेज में ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करनी है। ऑफ कोर्स ये बात है, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं या नोटिस पे पब्लिश करेंगे। यूजुअली सभी पब्लिक अथॉरिटी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं। इज इट क्लियर? क्या आप इस बात को समझे? नेक्स्ट, सेक्शन 5 अब आ रहा है PIO। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? PIO क्या होता है पता है? मैं 2 मिनट इस पर भी ले लेता हूं। इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन को PIO कहते हैं। ये PIO दो तरीके के हो सकते हैं, CPIO, SPIO। स्टेट गवर्नमेंट की सारी PIO में होगा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पब्लिक अथॉरिटी पर होगा सेंट्रल PIO। सुनो, CPIO और SPIO होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर। किस यूनिट्स पर? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर। लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे के लेवल पर CAPIO, 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 सेंट्रल असिस्टेंट PIO होगा। सेम वैसे ही डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पर SAPIO होगा। क्या आप इस PIO की कहानी को समझे क्या, या मैं 2 मिनट इसको समझाऊं? कैन यू प्लीज टेल मी? आपको PIO की कहानी पता है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? क्या आपको यह भी पता है कि PIO विल नॉट बी अपॉइंटेड, PIO विल बी डेजिग्नेटेड? डू यू नो अबाउट दिस? कैन यू प्लीज रिप्लाई, और शुड आई टेल 2 और 3 मिनट्स? मुझे जल्दी से जवाब दे दें। चलें, तो सुनना, मैं अभी इस पे बता देता हूं। PIO दो तरीके के होते हैं, CPIO, SPIO। चलो, अब मैं आपको जानना चाहूंगा, मुझे जवाब देना सभी पर्सन है ना। मैं इस वक्त राजस्थान के एक शहर जोधपुर में हूं, ठीक है? मेरे को यहां पर रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है और कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। बताओ मेरी एप्लीकेशन किसको पास जाएगी, किसके पास जाएगी? इसके अंडर में कौन होता है? CAPIO। हर डिस्ट्रिक्ट और सब। कैन यू प्लीज टेल मी मेरी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? आप देखो मधुप्रिया, आपका भी जवाब गलत है, वेसिका आपका भी गलत है। अरे यार, सब गलत, सब गलत। और फिर मेरे को कह रहे हो कि आप मत बताओ, हमको आता है। अरे रुको ना, रेलवे रेलवे, कुछ भी बोल रहे हो। रेलवे 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 इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे भगवान से डर लो, अभी मोदी जी नाराज हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझे क्या? अब देखो, अब आपका आंसर आ रहा है CPIO। CPIO नहीं होगा, मैं जोधपुर में रह रहा हूं मेरे भाई, मैं मेट्रो सिटी वाला टीचर नहीं हूं। मेट्रो सिटी में होता तो कब का आ चुका होता इस लाइव क्लासेस में। हेलो, CAPIO। इज इट क्लियर? बिल्कुल, अब आपने आंसर चेंज कर दिया है, सेंट्रल असिस्टेंट PIO।
क्या अब आप समझे? क्या जवाब दोगे या नहीं दोगे मुझे? मेरे को सबसे क्लियरेंस चाहिए, समझ में आया ना कहानी क्या हो रही है? हेलो, SAPIO नहीं होगा। SAPIO आप नहीं समझे हो तो 2 मिनट लगेंगे, मैं इसको समझा देता हूं, सुन लो। भारत में दो तरीके की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है वहां पर CPIO होगा, और जो डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में है वहां पर SPIO होगा। इज इट क्लियर? पहली बात सुनो, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, BSNL सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। उसी तरीके से ट्राई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आर यू अंडरस्टैंड? एयरपोर्ट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट, स्कूल्स डिपार्टमेंट, यहां की रोड या फिर स्टेट हाईवेज, आप समझ रहे हो ना, वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब स्टेट का होता है। तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर SPIO होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर CPIO होता है। लेकिन इसके सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CAPIO होगा। क्या अब आप समझ में आया कि आपको? और इसके अंडर में SAPIO होगा। कैन यू प्लीज टेल मी, समझ में आया कि आप ये पॉइंट? हाँ जी, CS एस्पिरेंट जो भी हैं, आप समझ गए क्या? चले, तो अब आपको ये असिस्टेंट PIO और ये कहानी समझ में आई? अभी भी अगर नहीं आई है तो अब मैं एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल दे देता हूं। हमारे राजस्थान का वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मैं अगर जयपुर के उस वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट पे जाता हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन कौन देगा, मुझे बताएंगे? हु विल गिव दैट इंफॉर्मेशन? मैं अगर जयपुर जा रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर, तो वहां पर कौन बैठा होगा? SPIO। सुनो, SPIO होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर SAPIO नहीं होगा। शिव, SAPIO नहीं होगा, SPI होगा, क्योंकि ये जयपुर है। आपको अगर नहीं पता हो तो राजस्थान की कैपिटल है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन अगर इस किसी छोटे शहर में, टाउन में, विलेज में मैं जा रहा हूं उस वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट में, तो वहां पर SAPI होगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? अब ये इन्वेस्टर एज तू भाई CPIO कहां से ले आया? अभी मैं कॉल करता हूं, देखो रुक। समझ में आया? हेलो, चले, क्लियर है? चलो, हाँ, जय हो। जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है ना, कॉल नहीं करूंगा बस। चल, इज इट क्लियर? हम चलते हैं यहां पर। क्या ये चीज समझ में आई आपको? कहाँ गया? हाँ, हमने ये 4 सेक्शंस, 3 सेक्शंस कर लिए। कौन कौन से? 3, 4, 5। अब हम चलें 6, 7। इट इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अब ये मैं थोड़ी सी स्पीड से लूंगा। रिटर्न में आप, चलो मैं एकदम एक्ट करके ही बताता हूं ना। एनी सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी में जाकर रिटर्न में PIO को, अब अपन PIO ही बोलेंगे, अब अपन PIO ही बोलेंगे। अब वो सेंट्रल असिस्टेंट हो सकता है, स्टेट असिस्टेंट हो सकता है, CPIO हो सकता है, SPIO हो सकता है, जो भी। मैं अपनी एप्लीकेशन PIO को दूंगा। PIO अपॉइंट नहीं होता, डेजिग्नेट होता है। अब इसके लिए मेरे को फिर 10 मिनट लग जाएंगे, सो प्लीज छोड़ो। अपॉइंट नहीं होगा, हिल बी डेजिग्नेटेड। वो जो भी ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, बाय डिफॉल्ट हिल बी कंसीडर दैट ही इज अ PIO, दैट्स इट। मैं उस डिपार्टमेंट के हेड के पास जाऊंगा, हु विल बी बाय डिफॉल्ट PIO ऑफिसर। रिटर्न में एप्लीकेशन होगी, रिटर्न
एप्लीकेशन शैल बी इन राइटिंग, इट शैल बी साइंड, प्लस भाई साहब कहां गया रे, एक मिनट, एप्लीकेशन रिटर्न में होनी चाहिए, एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड, प्लस आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। मुझे बताओगे आधार कार्ड की कॉपी क्यों लगेगी? आधार कार्ड की कॉपी क्यों लगेगी पता है? ताकि ये प्रूफ हो सके कि वो पर्सन कौन है, सिटीजन है, ठीक है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आधार प्लस फीस भी देनी पड़ेगी। इस फीस पर मैं डबल स्टार कर रहा हूं ताकि तुम इसको इंपॉर्टेंट समझो। फीस मस्ट बी रीजनेबल, फीस मस्ट बी रीजनेबल, रीजनेबल रीजनेबल रीजनेबल, फीस रीजनेबल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब रीजनेबल का क्या मतलब है? देयर इज नो डेफिनेशन, इट डिपेंड्स, पब्लिक अथॉरिटी विल डिसाइड द फीस, बट फीस मस्ट बी रीजनेबल। आपको बता दूं, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं एकदम सच्चा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी केवल 10 दिन पहले मेरी एक कजन सिस्टर है, शी इज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट में कोई मर्डर हो गया, कोई मर्डर के केस में कोई उनका ऑफिसर पकड़ में आ गया। अब हुआ ये कि जो पर्सन सामने वाला विक्टिम था, पता है उसने क्या किया? उस पर्सन की ए से लेकर जेड तक सारी इंफॉर्मेशन मांगी। रात को 10 बजे मेरी सिस्टर का कॉल आया, एज शी वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। शी वॉज लाइक, यार कल वो पर्सन आएगा, आज हमारे पास आके गया है, एप्लीकेशन देके गया है, पर हमने उस एप्लीकेशन को इसलिए नहीं एक्सेप्ट की क्योंकि हमको फीस बतानी थी उसे। तो उसने मुझसे ये पूछा कि फीस कितनी बताऊं? तो मैंने कहा यार देख, लॉ में लिख रखा है फीस मस्ट बी रीजनेबल। तो उसने कहा व्हाट इज द मीन ऑफ रीजनेबल? उसका ये कहना था कि वो पर्सन हमसे कम से कम 3000 to 4000 पेपर्स मांग रहा है, पेपर्स, पेपर्स, अरे ये नोट्स काइंड ऑफ, उसकी पूरी, उसका पूरा इतिहास चाहिए था उसे। तो मैंने कहा देखो, पर पेज पेपर कॉस्ट जो होती है ना वो 40 से 45 पैसे आती है, और मैंने कहा प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ 50 पैसे है। रीजनेबिलिटी तो यह है कि आप तकरीबन 4000 पेज हैं तो 2 से 2500 रुपए की आप फीस ले सकते। तो उसने कहा कि मैंने उसको फीस 1000 रुपए बताई, उसमें भी वो चिल्लाने लग गया कि इतनी कोई फीस होती है क्या, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो मैंने कहा नो, आप चार्ज कर सकते हो, बट फीस कल को अगर आप पकड़े जाते हो, पकड़े जाने का मतलब अगर आपकी कोई शिकायत कर लेता है सीनियर पर, तो आपके पास एक्सक्यूज होना चाहिए दैट फीस इज रीजनेबल। क्या आप इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं क्या? आईसीएसआई, इन्होंने भी, आप कॉपी मंगाते हो 500 रुपए लेते हैं। तो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने केस फाइल कर लिया कि फीस इज नॉट रीजनेबल। दैट इज वाई, अगर आपको में से किसी पर्सन ने आरटीआई से कॉपी मंगवाई है क्या, सीएस की, हाँ या ना? और क्या मुझे बताएंगे कितने रुपए लगते हैं? आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग हाउ मच रुपीज यू आर सपोज टू पे, डू यू नो अबाउट दिस? आइडिया नहीं है अभी तक, है ना, एकदम नए नए स्टूडेंट हो, नहीं आइडिया ना। चलो मैं बताता हूं, आरटीआई एक्ट से कॉपी मंगाना जितना मैं इन्फॉर्म्ड हूं 50 रुपीज ही लगते हैं, 50 रुपए, रीजनेबल। रीजनेबिलिटी इज कंपल्सरी, ये सेक्शन यूं ही नहीं है, फीस मस्ट बी रीजनेबल। चलो अब मुझे जल्दी से इस पॉइंट को लेना है। इंफॉर्मेशन कितने दिन में दी जाएगी पता तो है ना? 30 डेज में, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। पीआईओ विद इन 30 डेज में देगा। सेकेंड, अगर वो असिस्टेंट है तो 35 डेज में, 5 डेज विल बी एडेड। प्लस लाइफ और लिबर्टी का मैटर है, जल्दी से बताओ लाइफ और लिबर्टी के मेथड में कितना देना है? लाइफ और लिबर्टी के मेथड में कैन यू प्लीज टेल मी विद इन हाउ मच आवर्स यू आर सपोज टू पे द फीस, लाइफ और लिबर्टी के मैटर में? डू यू नो? हेलो, बिल्कुल सही है, 48 आवर्स। 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन देनी है इन केस ऑफ लाइफ और लिबर्टी। और हां,
अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसमें तो 10 डेज एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है, तो इसके लिए आप जाना, डेफिनेशन पढ़ना मेरे नोट से। थर्ड पार्टी मींस पब्लिक अथॉरिटी और सिटीजन जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उनसे अलावा अगर कोई भी पर्सन है, दैट विल बी नेम्ड एज अ थर्ड पार्टी। अगर आप कॉलेज से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से, कि लाइट का बिल कितना आया है, तो ये डिपार्टमेंट तो उससे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे सकता है, तो दैट थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। दैट इज वाई अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 10 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड इफ यू विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द पीआईओ इज फेल्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ या ना? बिल्कुल मधुप्रिया जी, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि फास्ट ट्रैक को लेकर मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आपको करवा सकूं। हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, एग्जाम को अगर मैं दिसंबर को लेता हूं तो बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट हुआ क्या? पक्का? तो कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट? चले, ये पॉइंट से अब मैं आगे आता हूं। सेक्शन 6 और 7 हो चुका है। इज इट क्लियर? चले, अब मैं आता हूं अगले सेक्शंस पर, 8, 9, 10। पता है 8, 9, 10 क्या है? इतनी बार एग्जाम में आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब 2 मिनट बाद चैप्टर खत्म होने वाला है। 2 मिनट मतलब 2 और पॉइंट है, उसका सीधे अपन क्वेश्चंस में चलेंगे। आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए पीआईओ के पास जा सकते हो। ठीक है, पीआईओ बैठा है वहां पर। चलो अपन मान लेते हैं कि मैं ये हूं और मैं पीआईओ के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रहा हूं। लेकिन डू यू नो, एक सेक्शन 8 है, वो ये बोलता है कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड। यानी वो कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जो पीआईओ नहीं देगा। सेक्शन नंबर 8, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशंस विच आर एग्जेम्प्टेड। अब मैं वापस से जस्ट 4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले मेरी ही सिस्टर का एग्जांपल दूं। पता है क्या हुआ? ये रियलिस्टिक बात है। व्हाट शी टोल्ड मी, यार भाई उसने पता है कुछ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी है, उसमें ना वो ये पूछ रहे हैं कि इसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो पर्सन कहां क्या कर रहा है, कितना लोन ले रखा है, क्या ईएमआई चल रही है। तो उसने कहा यार ये उसकी पर्सनल ब्रीच नहीं होगी क्या? सी आस्क्ड, कोटिंग, उसने ऐसा कैसा सवाल पूछा एज वो साइंस की स्टूडेंट है। तो उसने एकदम, उसने कहा कि देख मुझे आइडिया है, लेकिन व्हाट आई फील, डोंट यू थिंक दैट दिस इंफॉर्मेशन आज फॉर द पर्सनल कैटेगरी इंफॉर्मेशन, कि कल को अगर मैंने इंफॉर्मेशन दे दी तो मेरे अगेंस्ट में वो पर्सन तो नहीं आ जाएगा और वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि मेरी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया। क्या आपको आर्टिकल नंबर 21 पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? व्हाट इज द आर्टिकल नंबर 21? लाइफ ऑफ लिबर्टी, और लाइफ टू लिबर्टी के अंदर प्राइवेसी इंक्लूड है। तो सुनना, आर्टिकल नंबर 21 बदमाश क्या कहता है? स्टेट शेल नॉट डिप्राइव्ड, या फिर एनी पर्सन, जो भी आपके लाइफ और लिबर्टी है ना, उस पर किसी भी तरीके का डिप्राइव नहीं होगा अनलेस द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये मेरी बात वही समझेंगे जिन्होंने संविधान पढ़ रखा है। अनलेस द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और आरटीआई एक लॉ ही है। तो आपकी अगर कोई छोटी मोटी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना तो चलेगा, लेकिन इस एक्सेप्शन में क्या लिख रखा है? अगर कोई इंफॉर्मेशन पर्सनल नेचर की है जिसका पब्लिक डोमेन में कोई मतलब नहीं है, पब्लिक डोमेन में वो इंफॉर्मेशन सरकार आपको नहीं देगी। सपोज आई एम दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप पता है मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? मैं लंच टाइम में क्या करता हूं, मैं फोन में कितनी देर बात कर रहा हूं, मेरा टेलीफोन नंबर में मैं किस किस से बात कर रहा हूं, दीज काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ माई पर्सनल नेचर, इसका पब्लिक से क्या मतलब है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इट इज सेक्शन नंबर 8 के एक्सेप्शन में।
मैं तो सीधी लास्ट वन बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तो तुमको आती है। अरे भैया, आप क्या ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कि कहीं पर राइट्स हो गए तो कितने ए कास्ट के लोग मरे, कितने बी कास्ट के लोग मरे, ताकि और दंगे हो जाएं? ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो कंट्री की सॉवरेनिटी को खत्म करेगी। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो इस कंट्री के अंदर पीस को खत्म करेगी। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जो पार्लियामेंट्री के जो एमएलए हैं और एमपी हैं उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको ब्रीच करेगी। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जो किसी फॉरेन कंट्री से हमको मिली है इन द कॉन्फिडेंशियल नेचर। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 8 मोस्ट 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब एक एक इंफॉर्मेशन लेके नहीं बैठना चाहूंगा यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से सेक्शन नंबर 9 भी है। और पता है सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? डू यू नो अबाउट द कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट? आपको ऐसी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दी जाएगी जो किसी की कॉपीराइट को ब्रीच कर सकती है। डू यू नो द मीन ऑफ कॉपीराइट? कॉपीराइट, कॉपीराइट, अरे भैया, आप किसी गवर्नमेंट के लाइब्रेरी में जाते हैं और मेरा कोई नॉवल लिख रखा है, तुम उस नॉवल की कॉपी ले लेते हो कि राइट टू हैव कॉपी। अरे फोटो कॉपी कर रहे हो मेरे नॉवल की, मेरा कॉपीराइट है इस पर। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी सेक्शन 9। सेक्शन 10 क्या कहता है पता है? मैंने पीआईओ से चिट्ठी लिखकर, लेटर लिखकर 4 इंफॉर्मेशन मांगी, 4, एक नहीं दी। पता है क्यों? एज पर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1C यानी 4th नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग। रीजन बताएंगे। सेकंड भी नहीं दी, क्या बोल के पता है? इट इज कमिंग इन सेक्शन नंबर 9, तो हम नहीं देंगे। थर्ड भी नहीं दी, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 पॉइंट नंबर 6। रीजन बताए कि भैया ये कैटेगरीज हम इन एग्जाम्प्ट है इसलिए वी विल नॉट गिव। अरे मत दो यार, फोर्थ तो दो ना, जो कैटेगरीज में नहीं आ रही है वो तो दो। पार्शियल डिस्क्लोजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? दिस विल बी नेम्ड एज अ पार्शियल डिस्क्लोजर्स। सेक्शन 10 पर भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ चुका है कि भैया आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगी, इज इट क्लियर? ये सेक्शन 8 में, ये सेक्शन 8 में, ये सेक्शन 9 में, अरे ये तो दो, जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो आपको देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलो मैं वापस से चलता हूं अब यहां पर 8, 9, 10। अब मैं सीधा आता हूं अगले पार्ट पर। क्या आपको पता है इसके बाद क्या है? CIC और SIC। व्हाट इज द CIC? कैन यू प्लीज टेल मी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब मैं इसको भी अगर लेके बैठ जाऊंगा तो अब ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई होप तुम्हें ये मैं जल्दी जल्दी बता दूं। जितनी भी CPIO है उन सबके गुरुजी हैं सेंट्र, क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और जितनी भी स्टेट है उनमें है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इज इट क्लियर? इसके अंदर कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये चलो मैं आपको आईपैड के थ्रू बता दूंगा कि ये क्या होती है, वरना यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और लास्ट है अपील। फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, और फिर है पेनल्टी 25,000 रुपीज और 250 रुपीज पर डे की पेनल्टी है फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ये इस पूरे टॉपिक का सार है। मैं ये चीजें यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे प्रोविजंस है, तो इसको अपन अभी आईपैड से पढ़ लेंगे 5-7 मिनट, फिर अपन इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी आप स्क्रीन पर जल्दी से देख लेना क्योंकि अब मैं इसको रिवर्सल मोड पर स्पीड से लेकर चलूंगा। कैन वी सुनना? एक्ट आया था 2005 में, बात खत्म। फिर हमने पढ़े ऑब्जेक्ट, बात खत्म। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और RTI का कनेक्शन पढ़ा, बात खत्म। फिर ये कुछ डेफिनेशंस है जो पढ़नी है आपको, खासकर यू आर सपोज टू रीड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, देन यू आर सपोज टू रीड द डेफिनेशन ऑफ RTI,
इंफॉर्मेशन वगैरह देख लेना। सेक्शन 3, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन द इंफॉर्मेशन ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स and within 120 days from the date of enactment of this act they will maintain all the kind of record as mentioned in the section number 4 subsection 1b. Section number 5, PIO, CPIO, SPIO, CAPIO, SAPIO। छोड़ो प्रोसीजर, छोड़ो कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड। मैं एक बातों बातों में सेक्शन बताना भूल गया, क्या मैं यहीं पर लिख लूं? क्या आपको बताया मैं कौन सा सेक्शन भूल चुका हूं? हेलो, देखता हूं आपको भी याद है या नहीं है। कौन सा सेक्शन रह गया है? 11, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट जो पब्लिक अथॉरिटी ही एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट्स विच आर एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 11 पता है क्या कह रहा है? रॉ, आईबी, सीआईडी, सीबीआई, आसाम कमांडो, राइफल, एनएसजी कमांडर, सीआरपीएफ, यहां जाना मत इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बिकॉज एज पर सेक्शन नंबर 11 there are certain public authority which are exempted, which are exempted। वो हम आईपैड से देख लेंगे, लेकिन हाँ ये अब मैं कुछ नाम लिख लूं, सीआईडी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है ना, आईबी हो गया, रॉ हो गया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इनका कोई एम्प्लॉय, मैं 3 बार बोलूंगा, ह्यूमन करप्शंस या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन, मैं एक बार और बोलूंगा, ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन में इन्वॉल्व है इनका कोई एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में इंफॉर्मेशन ली जा सकती। अगर भगवान ना करे, मुझे ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं लेना है, इसलिए मैं इनमें से किसी का भी नहीं लेता, इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, इनमें से कोई एक एम्प्लॉय ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर एलिगेशन लग गए हैं उस पर, इसके अगेंस्ट में तुम इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ऐसा सेक्शन नंबर 24 में लिखा हुआ है। ऑल दो तुम्हारे कोर्स में सेक्शन नहीं लिख रखा, मैं बताता हूं, इट इज सेक्शन नंबर 24 पार्शियल। इसको कह सकते हैं कि दीज, आपने जो हेडिंग लिखी ना, एक्सक्लूडेड पब्लिक अथॉरिटी, तो मैं आपको बताऊं, दीज पब्लिक अथॉरिटी आर नॉट एब्सोल्युटली एक्सक्लूडेड। ये एब्सोल्युटली एक्सक्लूड नहीं है, ये एब्सोल्युटली एक्सक्लूड नहीं है, ये एब्सोल्युटली एक्सक्लूड नहीं है, इनमें भी एक्सेप्शंस है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? चलें, तो देखें, आई होप कि अब आपको ये सारी सिचुएशंस हो चुकी हैं। तो अब हम अपनी इस क्लास को शिफ्ट करते हैं आईपैड पर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और जो पॉइंट यहां पर कुछ रह गए हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि अब सारा, मैं रोबोटिक तो हूं नहीं कि मैं सारी चीजें देख पाऊं, हम उसे वहां से देखते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगे मुझे इस स्लाइड को शिफ्ट करने में, सो बी हियर, मैं भी 2 मिनट में वापस आता हूं, ठीक है ना? चले।
हाँ जी, एक बार मुझे बता देंगे कि एम आई ऑडिबल? चलें, देखें, आई होप कि अब क्लियर हो रहा है। हम इस पॉइंट पे आते हैं वापस से। मैं अब थोड़ा सा स्पीडली लूंगा इस पॉइंट को, ठीक है? अ, कि- चलें, आरटीआई और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसिबिलिटी, सॉरी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको देख पाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है? इन्फॉर्म्ड सिटीजन को इन्फॉर्म रखा जा सके, इंप्रूव की जा सके अकाउंटेबिलिटी, और साथ में करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। देन एज आई टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19(1)(a), देन आरपी लिमिटेड वर्सेज इंडियन एक्सप्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कोई विकास नहीं बोल रहा है, या कोई ए और बी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जी क्या बोल रहे हैं कि दिस विल बी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू नो इज द नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन, यानी इफ यू वांट टू पार्टिसिपेंट इन द डेमोक्रेसी, द राइट टू इंफॉर्मेशन इज द मेन इंग्रेडिएंट। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या करेगा वो, ठीक है ना? और उन्होंने इस लिबर्टी के अंदर, लिबर्टी जो वर्ड है ना, इसका एक्सपांड मीन लिया और कहा कि भाई ऑल पर्सन शैल हैव राइट टू नो। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन, रिकॉर्ड की डेफिनेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन में, राइट की इंफॉर्मेशन में बताऊं, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, टेकिंग नोट्स और सर्टिफाइंग कॉपी, सैंपल लेने का राइट, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। एनीवे, थर्ड पार्टी, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू रन। पब्लिक अथॉरिटी का मैंने बता दिया। देखो, 120 डेज में ये सब इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। मुझे 2 मिनट लगेंगे अगर हम यहां पर चलते हैं तो, ठीक है? अब यहां पर मैं चलता हूं MCA, RTI, सेक्शन कौन सा है? 4(1)(b) को, ठीक है? ये लो भैया, अरे ये मैं हमेशा MCA खोलता हूं, ये खुलता NCA। देखो, ये रहा ऐसे गवर्नमेंट के जो, देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस पे देखो सेक्शन 4(1)(b) में ये सारी जो वहां पे तुम्हारे नोट्स में दे रखा है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन ये रही। बताओ आपको क्या पता करना है? पार्ट द पर्टिकुलर ऑफ कमिश्नर एंड फंक्शन, इस पर क्लिक करो तो आ जाएगा। चलो, आपको क्या पता करना है? एक सेकंड, आप अपने नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसमें सेकंड पॉइंट देखना, तो पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ कमिश्नर ऑफिसर, क्लिक करो, आ जाएगा। सारे डिपार्टमेंट को ये जो है ना, ये ऐसे नॉर्मल नहीं लिख रखा है। ये देखो, 120 डेज में ये पब्लिश करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलें, अब पीआईओ भैया को लेके आना, तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल पीआईओ भी होगा, स्टेट पीआईओ भी होगा। छोड़ो, इंफॉर्मेशन कितने दिन में देनी है? 30 डेज। असिस्टेंट है तो 5 डेज एक्स्ट्रा होगा। लाइफ और लिबर्टी का मैटर है तो 48 आवर्स, ये मैक्सिमम है। थर्ड पार्टी है तो 10 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फीस रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल, ठीक है ना? चलें, फिर ड्यूटीज ऑफ पीआईओ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ पीआईओ। कुछ ड्यूटी ऊपर से लिख लेना, कुछ बता देना। आपको पता है पीआईओ की क्या ड्यूटी है? जो इंफॉर्मेशन बार बार मांगी जाती है उसको खुद से ही पब्लिश कर देना, सुओ मोटो। मैं जल्दी से बोल रहा हूं इस लाइन को, वरना इसको 10 मिनट लग जाएंगे। सुओ मोटो खुद से ही बता दो ना। अरे भैया, जैसे मुझे पता है कि आप ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं अपने लेक्चर में कोशिश करता हूं सबको सुओ मोटो ही बता दूं, ताकि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो ही मत। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? पता है क्या होता है कि आज, अब मुझे पढ़ाते हुए 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जब मैं अपनी मेन क्लास ले रहा हूं, अब मैं मेन क्लास लेते हुए जब मैं आरटीआई एक्ट को 4 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है स्टूडेंट कौन कौन से सवाल पूछेंगे। इससे पहले थाउजेंड्स स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, अपने सेशन में उन क्वेश्चंस को ले लेता हूं। तो मुझे पता होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आने का। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है क्योंकि वो चीज इतनी बार रिपीट हो चुकी है। तो यहां पर भी पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना चाहिए?
जो इन्फॉर्मेशन बार बार मांगी जा रही है ना, उसको अपने डिपार्टमेंट में यूं ही दे दो। इज इट क्लियर? क्या आप इस पॉइंट को पढ़ोगे? मैं चाहता हूं, क्योंकि इस पर कहीं इंस्टीट्यूट क्वेश्चन अब पूछ ले। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सभी पर्सन पढ़ लो। रेगुलर इंटरवल, ठीक है। चले, अब ये है सेक्शन 8। दीज आर द कैटेगरीज जो एग्जेम्प्टेड है, यानी आपको कोई सिक्योरिटी की, स्ट्रेटेजी की, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने, जो अफेक्ट कर सकती है, प्रिजुडिशियल, आपको नहीं मिलेगी। विच इज फॉरबिडन बाय कोर्ट, नहीं मिलेगी। विच कैन ब्रीच द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कमर्शियल सीक्रेट नहीं मिलेगा, ट्रेड सीक्रेट नहीं मिलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, अरे भैया भारत को कल को यूक्रेन से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, इजराइल से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, फिलिस्तीन से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है सीक्रेट, तो क्या भारत तुमको बता देगा क्या? नहीं, ठीक है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो पर्सनल नेचर की है, काउंसिल और मिनिस्टर्स के कुछ कैबिनेट पेपर हैं, ये इंफॉर्मेशन तुमको नहीं दी जाएगी। और सेक्शन 9 क्या था? अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो रहा है तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्या आप सेक्शन 10 बताओगे मुझे? सेक्शन 10 क्या था? थोड़ा सा जल्दी से खुद जवाब देके मुझे बता देंगे। व्हाट इज द सेक्शन नंबर 10? पार्ट डिस्क्लोजर, याद आ रहा है? पार्शियल डिस्क्लोजर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज पार्शियल डिस्क्लोजर, याद रखना। हो गया पॉइंट। सेक्शन 11, ये सभी अथॉरिटी एक्सक्लूडेड है, लेकिन हाँ, अगर कोई ह्यूमन राइट का, करप्शन का है तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अरे ये है CIC, देखनी है CIC को, आइए दिखाते हैं। CIC.gov.in, चले, ये रहे हमारे CIC जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है आपको। अब पता है मैं आपको यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं। आप आते हैं, अब मैं आता हूं अबाउट अस में। देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और IC प्रोफाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूं। ये देखो, श्री हीरालाल जी अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी, और ये दोनों IC हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इन तीनों में आपको पता है इन तीनों को अपॉइंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किससे कंसल्ट करके? अरे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और इनकी ओथ सेरेमनी कराई है देश के राष्ट्रपति ने। ये सब चीजें नोट्स में लिखी हुई है, प्लीज लेट इट बी। इज इट क्लियर? और आपको पता है इनकी, हीरालाल जी की सैलरी कितनी होगी? जितनी इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। और आनंदी जी की और विनोद कुमार जी की सैलरी कितनी है? जितनी हमारे इलेक्शन कमिश्नर की है। सुनना, MLA और MP कभी भी CIC और IC नहीं बन सकते हैं, डिस्क्वालीफाई है। इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगा, इनका वापस से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये तो है SIC, सॉरी CIC, ये पूरे देश में एक ही है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसके अबाउट अस में जाता हूं और इनकी अगर मैं फोटोज देखता हूं, तो आपको पता पड़ेगा कि इसको, इन सभी को देश के राष्ट्रपति जी भी करा। अब सुनो, मैं अभी राजस्थान में हूं, तो मैं लिखता हूं राजस्थान, राजस्थान स्टेट SIC लिख लेता हूं ना सीधा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखें कौन है, ये देखो, ये हमारे राजस्थान का है। मैं राजस्थान से हूं, तो मैं आपको बताता हूं, राजस्थान हर राज्य का अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है ना। दिस द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर इसकी साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, ठीक है ना, चलें, तो देखें ये रहा, इट इज द। अब मैं राजस्थान से, आप जिस भी राज्य से हो, आप यू कैन चेक द योर रेस्पेक्टिव स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, SIC, दैट इज। और सुनो, इसमें भी कोई MLA MP नहीं होगा। वहां पर प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे गवर्नर करेंगे, इनकी ओथ सेरेमनी गवर्नर जी करवाएंगे।
इज इट क्लियर? तो सारी मेरे राजस्थान की जितनी भी एसआईसी है वो सब इनके अंडर में आती है, और इस देश की जितनी भी सेंट्रल अथॉरिटी है, सॉरी पब्लिक अथॉरिटी है, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, वो सभी सीआईसी के अंडर में आती है। इज इट क्लियर? हेलो? ठीक है, तो ये पावर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। फिर आ गया अपीलेंट अथॉरिटी, ये भी आप अपनी तरफ से देख लेना। अपीलेंट अथॉरिटी, शिव और सी एस एस्पिरेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? आपको सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनना है, आपको सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनना है। और मैं इसको फास्टली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सके, है ना? क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, आपको कुछ है ना और एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिर्फ सुनना है ना? चले, अब मैं आता हूं एपिलेंट अथॉरिटी पर। मेरा कहने का यह मतलब है कि आप को क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। क्या होगा, क्लास 5-7 मिनट एक्स्ट्रा होगी ना, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है? चलें, तो अब हम आते हैं अपील के ऊपर। अपील दो तरीके की होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील होती है सीनियर पीआईओ को, जो भी उसका पीआईओ ने आपको, अगर अथॉरिटी ने अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यू मे फाइल एन अपील टू द सीनियर रैंक ऑफ पीआईओ विद इन 30 days। और अगर सीनियर रैंक ऑफ पीआईओ ने भी आपको इंफॉर्मेशन सप्रेस कर ली है, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, या फिर पार्सल नहीं दी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन बिना रीजन के नहीं दी है, अनरीजनेबल फीस दे दी है, तो आप जा सकते हो सीआईसी या एसआईसी एज द केस में बी विद इन 90 days। इसे हम बोलते हैं सेकेंड अपील। या तो सीआईसी को होगी या एसआईसी को होगी। कैन यू प्लीज टेल मी, सीआईसी को कब होगी और एसआईसी को कब होगी, पता तो है ना? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तब सीआईसी को होगी, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो एसआईसी को होगी। इज इट क्लियर? और फिर पेनल्टी प्रोविजन है 25,000 रुपीज और 250 रुपीज पर डे। फिर पावर्स दे रखे हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक ही कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? अब इस टॉपिक के कंप्लीशन के साथ साथ अब मैं आ सकता हूं इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, है ना? तो हम अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। वेट अ मिनट, चलें। रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं, आरटीआई। चलें चलें चलें, ये लिमिटेशन एक्ट हमारा लास्ट लेक्चर पे हो चुका है, ये आरटीआई के क्वेश्चंस है। एक बात को सुनना, इन क्वेश्चंस के अंदर एक भी क्वेश्चन विकास का ड्राफ्ट किया हुआ नहीं है, ये सारे आईसीएसआई के क्वेश्चन है। मुझे जल्दी से बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर लिख लोगे क्या? हाँ या ना का जवाब मैं वेट कर रहा हूं। Specify the manner in which the request may be made by the citizen to the authority for obtaining the information। क्या मुझे बताओगे कौन से सेक्शन पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट महोदय इस पे? विच सेक्शन इंस्टीट्यूट इज आस्किंग? सेक्शन बताओ ना मेरे को फिर। बिल्कुल सही है, सेक्शन 6 और 7। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे मुझे क्या है? सेम ही है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन बताएंगे कौन से सेक्शन का है? एग्जेम्प्टेड। कैन यू प्लीज टेल मी विच सेक्शन इट इज? बिल्कुल सही है, सेक्शन 8। सुनो, सेक्शन 8 लिख ही रहे हो ना, तो साथ साथ में 9 और 10 लिख लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? वंशिका, सेक्शन 11, exempted from disclosure information, categories of information। वंशिका, ये कैटेगरीज, ये इंस्टीट्यूशन नहीं पूछ रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो डिपार्टमेंट है जो एक्सक्लूडेड है, रॉ एंड ऑल। कोई बात नहीं, सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताओगे हो गया क्या? पीआईओ क्या होता है और ड्यूटीज ऑफ पीआईओ बतानी है। रेगुलर इंटरवल पे इंफॉर्मेशन देगा एंड ऑल। इज इट क्लियर?
चलें, तो अब अगला पॉइंट थर्ड भी हो गया। फोर्थ का मुझे आंसर बताएंगे क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। मैं आई होप बीच में नहीं आ रहा हूं इस पर, तो साइड में ले लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, या मैं पढ़कर बताऊं। एक बार आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं इसको साइड में ले लेता हूं ताकि ये ऐसा केस स्टडी आती है, पढ़िएगा। बिल्कुल सही है, जो इन्फॉर्मेशन बार बार मांगी जा रही है सुओ मोटो बताना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ पीआईओ। हाँ जी, बिल्कुल सही है, कैबिनेट पेपर एग्जेम्प्टेड होते हैं। तुम किसी के पास ही चले जाओ, पीआईओ गलत नहीं था। सेक्शन नंबर 8, इज इट क्लियर। और साथ साथ में जब आपसे अपील की बात की जा रही है ना, तो आप वहां पे बता के भी आना। क्या मैं पता है अपील विद इन हो सकती है 30 डेज में, फर्स्ट अपील फिर सीआईसी के पास हो सकती है। इज इट क्लियर। क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 से मुझे फ्री करोगे, बताओगे कौन सा सेक्शन है। हाँ, वो कौन, सेक्शन 11 किसने बोला था, वंशिका। अब आप देखना, ये वो आंसर है हाँ, जो आप वहां पर गलती से दे दिया था। यहां पर क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर। चलें, अब ये लास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। बताओ अब तुम क्या इतने ज्यादा बेकार किस्मत वाले हो कि पिछले सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लिए, पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं, तो इसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, आ जाता है ना। चलो पढ़ना तो आप 22 का क्वेश्चन पढ़ना। तो सेक्शन नंबर 4 पूछ लिया, देखो तो। अब देखो वो 8 ऑब्लिगेशन, देखो इनको क्या कर रहे हैं ये। पता तो है ना सेक्शन 4, या बताऊं आपको, वो जो एरो करके बता रखे वो 8 इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ऑब्लिगेशंस पूछ ली पीआई होगी। इज इट क्लियर। मैं इसका आंसर बताऊं आपको, दिसंबर 22 ये रहा, दिसंबर 22 ये रहा। एक सेकेंड, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्या मुझे बता पाएंगे आप। चलो मैं यहीं पे ढूंढ लेता हूं, ताकि मैं आपको आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर भी बता देता हूं। चलो यहां से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, चलो अभी आ ही जाएगा, है ना, 2 मिनट। सेक्शन नंबर 6 था ना, सॉरी सेक्शन नंबर 4 पूछा है ना। मैं आपको यहां पर ये सजेस्टेड आंसर है, आई होप तुम्हारे पास सजेस्टेड आंसर का एक्सेस है। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये वाला। अरे ठीक है, अब वो ऑब्लिगेशन क्या है, आंसर नंबर बी देखना। ये देखें, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी क्या है, ड्यूली कैटलॉग्ड, सारी मैनुअल रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रखेंगे। ये देखो कैटलॉग्ड और इंडेक्स, इसीलिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 बोल रहा था ए। कुछ याद आ रहा है, हेलो। और ये रहा 4(1)(b, जिसके पीछे मैं आपको एमसीए की साइड में, ये देखो ये रही, ये सब इंफॉर्मेशन देनी है। ये देखो इसने तो 8 की जगह सब लिख ली, इतनी सारी। ये लो, इनमें से कोई भी 8 लिखनी थी आप। इज इट क्लियर। और मेरे नोट्स में वो एरो कर कर दे रखी है। एनीवे, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। जून 23 का क्वेश्चन देख लोगे, मुझे बता दोगे कि क्या आप ये कर लोगे, हाँ या ना। फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। चलो 23 का क्वेश्चन का आंसर बताओगे क्या है। आरटीआई स्पेसिफाई द मैनर इन विच द रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय द सिटीजन। मैनर,
फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। लिख लोगे क्या आंसर? या आंसर कैसे दिया जा रहा है? अपने पास इसकी वो पड़ी है, ये देखो 5A है ना। तो अब मुझे याद रहे दिसंबर 23, दिसंबर 23, दिसंबर 23। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ ना 5A। ये देखो ये रहा 5A। अपन इसका आंसर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूट कैसे आंसर दे रहा है इसका। ये देखो मैनर, सेक्शन 6 दिख रहा है आपको, सेक्शन 6 सारा मैनर पूछ लिया। इज इट क्लियर? ये इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है इसका। इज इट क्लियर? चलो फिर हम लास्ट क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। एक बार लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना जो लास्ट अटेम्प्ट में आया है। लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पढ़ना। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीड डाउन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ जी जनता, RP लिमिटेड वर्स अभी सबसे पहली क्लास स्टार्ट ही इससे की थी। क्या आप इसका आंसर लिख लेंगे? एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या आप बिल्कुल RP लिमिटेड। सर जी मुझे एक चीज बताओ, क्या इंस्टीट्यूट आप लोगों का ही दुश्मन है क्या? आप पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सभी कर रहे हो, है ना। और अब मैं आना चाहूंगा, जो लोग क्वेश्चंस का कह रहे थे, वो क्वेश्चन आपने जब मुझे बोला था कि क्वेश्चन करवाओ, तो उस समय 23:16 हुए थे, है ना। और अब 23:28 हो चुके हैं, हो गए क्वेश्चन 12 मिनट में। तो इसका मतलब मैं 12 मिनट में ही अपना सेशन खत्म कर सकता था। तो मैं 10 से लेकर 11:30 तक क्या कर रहा था? मेरा ऑब्जेक्टिव, ये सवाल इसलिए हो पाए हैं ताकि अपन ने उन प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लिया है। इज इट क्लियर? हेलो। अब मैं ये कह सकता हूं, मैं इस वीडियो में अब फ्री हूं। किस एक्ट से? RTI एक्ट से। लास्टली सुन लेना, एक्ट कब आया था? 2005। ऑब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है समझ चुके होगे, समझ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लास्ट अटेम्प्ट में आया है। पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? RTI किसे कहते हैं? सेक्शन 3, 4, 5, सेक्शन 6 और 7 दो बार आ चुका है कंटिन्यूस इतने सारे अटेम्प्ट में। सेक्शन 8, 9, 10 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड। पब्लिक अथॉरिटी जो पूरी एग्जेम्प्ट है, लेकिन हाँ पूरी नहीं है, ध्यान रखना उसमें वो लिख के आना, ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन हो जाए तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। CIC, SIC सेक्शन लिखने हैं तो इसमें भी 12, 13, 14, 15, 16 हैं पावर्स ऑफ CIC एंड SIC। फिर फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील, ठीक है। मैं इनमें सेक्शन से इग्नोर कर रहा हूं बट यू कैन राइट डाउन। और फिर बाद में है 25,000 रुपीज पेनल्टी फॉर फेलियर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, 250 रुपीज पर डे। क्या मैं इस टॉपिक को अब कंप्लीट मानूं, हाँ या ना? ओवर टू यू। चलो परफेक्ट। तो अब आप में से जो भी पर्सन लास्ट लेक्चर में थे, मैं 1 मिनट उनसे बात कर लूं। लिमिटेशन एक्ट कब आया था? 1963 में। लिमिटेशन एक्ट के भी अपने ऑब्जेक्ट थे। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओवर ऑल सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट इज फॉर द डिलीजेंट एंड विजिलेंट पर्सन। दिस एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश योर राइट। दिस एक्ट बार द रेमेडी बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट बोल रहा हूं, जो पर्सन सिर्फ इसी सेशन में है तो अभी भले ही सुनना बंद कर लें। ये लिमिटेशन एक्ट हो रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया है। फिर हमने इसमें पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट के अंदर, अगर याद हो तो, सेक्शन 3, 4, 5।
सेक्शन 345 था बार ऑफ लिमिटेशन, लास्ट डे अगर पब्लिक हॉलीडे हो तो नेक्स्ट डे। डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज सेक्शन 5 में था। 6, 7, 8 लीगल डिसेबिलिटी। सेक्शन 9 वंस द टाइम हैज बिगन नन डिसेबिलिटी कैन स्टॉप द टाइम। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट है डेटर का, डेटर के पास क्रेडिटर का, तो टाइम रुक जाएगा। सेक्शन 12 टू सेक्शन 16 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। सेक्शन नंबर 19 इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट। देन सेक्शन 24 ग्रिगोरियन कैलेंडर है। देन सेक्शन नंबर 25 ईजमेंट। एक बार अगर आपने 20 साल तो कोई प्रॉपर्टी को अनइंटरप्टेड यूज कर लिया, नाउ नो वन हैज राइट टू स्टॉप यू। देन रिट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लिमिटेशन एक्ट। ये रहे आपके दो टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग 6+6 यानी वो 100 नंबर अचीव करने के लिए 12 मार्क्स। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट का। इज इट क्लियर? तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और प्रूव करने का एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का एक ही है कि आपको अपनी सारी की सारी जो अगले 2 से 2.5 महीने की जो सुख चैन नींद है उसे एक बार साइड में रखना पड़ेगा, ताकि आगे एक लंबे समय के लिए आप उन सभी चीजों को आराम से एंजॉय कर सको। तो अभी के इस लेक्चर के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।